तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन मैंने सेट 4 प्रोवाइड कराया है, 3 प्रोवाइड कराया, 1 प्रोवाइड कराया, 2 प्रोवाइड कराया। जो भी पिछला सेट मैंने प्रोवाइड कराया उस सब में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है। तो दोस्त आज इस सेट में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। अभी तो 7th क्लास से चल रहा है तो अच्छा स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको लगेगा कि सच में आरआरबी यही से क्वेश्चन सेट करता है। आरआरबी ही नहीं दोस्त, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं दोस्त, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जान लीजिए इस चीज को। इसलिए दोस्त क्वेश्चन को छोड़िए मत, शुरू से लेकर के अंत तक के देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उसे मिस कर दीजिएगा। जान लीजिए इस चीज को। हर जगह आपको निःशुल्क में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। पैसे लेकर के परचेज करना पड़ेगा आपको, पैसे देकर के, उसके बाद जो है फिर आप जो है क्वेश्चन पढ़ पाइएगा। लेकिन आपको हम निःशुल्क में आपको करवा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसे शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि जो लोग टेस्ट दे चुके हैं उनका भी स्कोर कार्ड आ चुका है। तो दोस्त स्कोर कार्ड देखने के लिए नए वीडियो आएंगे, उसमें आप जाकर के स्कोर कार्ड अपना देख लीजिएगा। और अगर आपका ये पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, शुरू से अंत तक के जितने भी एनसीईआरटी पढ़ाए उस सब का, और जो आगे पढ़ाने वाले हैं उस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो दोस्त टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। उस पे आपको इसका पीडीएफ जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक नया लिंक एक्टिव कर दिया गया है, मिस मत कीजिए टेस्ट को। कहां पे मिलेगा दोस्त? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नीचे मोर लिखा हुआ है, मोर को दबाइएगा। उसके बाद ये क्या होगा कि सारा डाटा खुल जाएगा, उसी में टेस्ट का लिंक, पीडीएफ, बहुत सारा लिंक दिया हुआ है। एक बार आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 5 क्या करते हैं कि शुरू करते हैं, जो 20 क्वेश्चन डाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए देख लीजिए दोस्त, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? समझिए, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि पहेली और बूझो, पहेली और बूझो ने अपने शरीर के तापमान को मापा। मापने के बाद पहेली के टेम्परेचर कितना आया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, जबकि बूझो के शरीर का टेम्परेचर कितना आया? 37 डिग्री सेल्सियस आया। तो अब निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। जी हाँ, दोनों के टेम्परेचर माप लिया गया, अब कौन सा कथन सत्य होगा यह बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पहेली के शरीर का टेम्परेचर जो होगा बूझो के शरीर के टेम्परेचर से अधिक होगा, क्योंकि पहेली के शरीर का टेम्परेचर कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बूझो के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो किसके शरीर का टेम्परेचर अधिक होगा? ऑप्शन के अनुसार कह रहा है पहेली का, बूझो का कम। दूसरा नंबर में देख लीजिए। दूसरा नंबर में कह रहा है कि पहेली के शरीर का टेम्परेचर जो होगा वो बूझो के टेम्परेचर से कम होगा। क्या ये हो सकता है? या थर्ड नंबर कर रहा है कि दोनों के शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो सामान्य होगा, यानी समान होगा। या चौथा कह रहा है कि दोनों को बुखार से पीड़ित है। दोनों क्या है कि बुखार से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बॉडी के टेम्परेचर से। तो आप ध्यान लीजिए ये चीजें कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, दोनों का स्केल सीमा एक ही होता है। डिग्री में 37 डिग्री रखते हैं और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। ये शरीर, मानव शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। या कभी कभी आपको इसी से क्वेश्चन सेट किया जाता है कि मानव शरीर का टेम्परेचर कितना सामान्यतः होता है, नॉर्मल। ध्यान रखिएगा। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पूछा जाता है ये। ध्यान रखिए। तो इसमें जो मेरा ऑप्शन है ये थर्ड नंबर है कि दोनों के शरीर का टेम्परेचर क्या है कि सामान्य है, ठीक है। बिल्कुल दोनों का टेम्परेचर समान होगा, न बुखार से पीड़ित होगा, न किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, न किसी के टेम्परेचर कम है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि उदासीकरण अभिक्रिया में उत्पादन हमेशा होता है। क्या उत्पादन होता है ये हमें इसमें बताना है। किसमें? उदासीकरण अभिक्रिया में। तो पहले तो जान लीजिए कि उदासीकरण अभिक्रिया होता क्या है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया में भाग लेते हैं तब आपका उदासीकरण अभिक्रिया बनता है। कब बनेगा? जब उत्पाद में क्या होगा कि आपका लवण और जल का निर्माण होगा, तब क्या होता है कि उदासीकरण अभिक्रिया बनता है। अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अगर बोलेगा तो क्या अम्ल और क्षार भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और उत्पाद में जो प्राप्त होता है वो लवण और जल प्राप्त होता है, नमक और जल प्राप्त होता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। उदासीकरण अभिक्रिया में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसे छोड़िएगा, यही सबसे क्वेश्चन आता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन देखे होइएगा दोस्त, यही सबसे क्वेश्चन उठा करके डाला जाता है। इसी सब को क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन सेट किया जाता है। बस इसे आप समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार के अलग अलग मिलाने में कौन सा रंग दिखाई देगा? ठीक है, अम्ल और क्षार को हल्दी के सूचक में अलग अलग मिला दिया जाता है तो कौन सा रंग दिखाई देगा, यही हमें इसमें खोजना है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि अम्ल और क्षार दोनों जब मिलाएंगे तो हमको पीला रंग ही दिखाई देगा। क्या यह हो सकता है? या दूसरा नंबर कहता है कि नहीं, अगर अम्ल मिला दिया जाए हल्दी में तो पीला ही रहेगा और क्षार अगर मिला दिया जाए तो लाल हो जाएगा। क्या ये होगा? या थर्ड नंबर में कह रहा है इसमें कि अम्ल में क्या होगा, गुलाबी कलर हो जाएगा और क्षार में पीला हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? या फोर्थ नंबर में आपको कहता है कि अम्ल में लाल हो जाएगा, क्षार में नीला हो जाएगा। दोस्त होगा क्यों? ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि हल्दी एक सूचक है। अगर उसमें अम्ल डालिएगा तो हल्दी पीले रंग का है, पीले रंग का ही रहेगा अम्ल डालने पे, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर क्षार डालते हैं तो क्षार डालने पर हल्दी का कलर लाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये जो होगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है दोस्त, क्वेश्चन इसी सबसे घुमा के पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि जब मिट्टी क्या होता है कि बहुत अधिक क्षारीय हो जाता है, मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि पौधे की उपज जो होती है या पौधे का जो उगना होता है वो अच्छी तरह से नहीं होता है। इसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हम मिट्टी में क्या मिलाएंगे, यही इसमें कहा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला कहता है कि कार्बनिक पदार्थ मिला देंगे, या दूसरा नंबर आपको कहता है कि बुझा हुआ चूना मिला देंगे, या तीसरा नंबर आपको क्या कह रहा है कि बुझा हुआ चूना मिला सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। या चौथा नंबर इसमें कह रहा है आपको कि कैलेमाइन का घोल मिला देंगे। दोस्त क्या मिला देंगे ये आपको बताना है। ठीक है, क्या मिला देंगे तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। जब मिट्टी में क्षारीय की मात्रा सबसे अधिक हो जाता है तो दोस्त उसमें मिलाना क्या चाहिए, ये कार्बनिक पदार्थ मिला देना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ मिलाने से क्या होगा कि क्षारीयता मिट्टी की क्या होगी, कम हो जाएगी। कम होने से क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरकता की गुणवत्ता जो होती है उसमें सुधार हो जाएगा और उपज अच्छी होगी, पेड़ भी अच्छे से विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया है कि उदासीकरण अभिक्रिया एक है। क्या है? उदासीकरण एक अभिक्रिया है। आपको हम इससे पहले बता दिया है कि उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अभिक्रिया में अम्ल और क्षार भाग लेते हैं और निर्माण क्या करता है, जल और लवण का निर्माण करता है, तो वो उदासीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये अभिक्रिया जो है बता रहा है इसमें किस तरह का अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला कहता है कि भौतिक और प्रतिवर्ती परिवर्तन है। क्या ये है? या दूसरा नंबर आपको क्या कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता है, क्या ये है? या तीसरा नंबर कह रहा है आपको कि रासायनिक और परिवर्तन है, क्या ये है? या चौथा नंबर आपको देख लीजिए। चौथा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि रासायनिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। क्या है? उदासीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि उदासीकरण अभिक्रिया है एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये तो जान लीजिए, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। समझिए इस चीज को, उल्टा क्यों नहीं किया जा सकता है। आपको हम बता दिए हैं कि उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया में भाग लेते हैं और लवण जल का निर्माण करते हैं तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो लवण और जल बनता है तो लवण जल से क्या उल्टा करने पर अम्ल और क्षार बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। अधिकांशतः रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको रिवर्स नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। पहला देख लीजिए। पहला कहता है कि तारे का टिमटिमाना, क्या यह एक रासायनिक परिवर्तन है? दूसरा नंबर कहता है कि सब्जियों का पकना, क्या यह एक रासायनिक परिवर्तन है? या तीसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि फलों का काटना, क्या यह रासायनिक परिवर्तन है? या चौथा इसमें आपको कह रहा है कि पानी का उबलना। कौन है इन चारों में से रासायनिक परिवर्तन? ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं। आप अगर जो सोच रहे हैं वो नहीं है। आपको हम बता देते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो है दोस्त ये सेकेंड नंबर है। क्या? सब्जियों का पकना। जी हाँ, सब्जियों का पकना क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है। तारा का टिमटिमाना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वो वायुमंडल के क्या होते हैं कि बहुत सारे परत होते हैं ना, जो डिवाइडेड होते हैं, लेयर डिवाइड होते हैं, तो उससे प्रकाश क्या होता है कि धीमी और तेज गति में क्या होता है कि आता है, जिस वजह से हमें क्या होता है कि तारे जो है बिल्कुल टिमटिमाते दिखा देते हैं। माध्यम होता है ना वायुमंडल में, बहुत सारे पतले माध्यम, मोटे माध्यम, सबसे
आते हैं तब तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। लेकिन सब्जियों का पकना एक रासायनिक प्रक्रिया होता है, जिसमें क्या होता है फल पक जाए या सब्जी पक जाए, उसमें क्या होता है कि एथिलीन होता है जो क्या करता है सब्जी या फल को पकाने में मदद करता है। तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसको जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, गैल्वेनीकरण पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी उल्टा करके भी, ऑप्शन से भी उल्टा करके आपको पूछ देगा। तो गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है, किसको जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला कह रहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा जान लीजिए कहता है कि जस्ता, तीसरा कह रहा है एल्युमिनियम और चौथा आपको कह रहा है तांबा। किसको जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्त। आपको बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा लोहा। लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। आखिर गैल्वेनीकरण होता क्या है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि गैल्वेनीकरण क्या होता है। क्या होता है कि लोहे पर क्या होता है, जस्ता का परत जब चढ़ाया जाता है तो उसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गैल्वेनीकरण कहिए या यसीदकरण कहिए या गैल्वेनाइजेशन कहिए, ठीक है, तीनों नाम एक ही होता है। वही जस्ता का परत चढ़ाना ही तीनों कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या कीजिएगा दोस्त, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट हमको चुनना है रासायनिक अभिक्रिया में। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या उसमें क्या कहता है कि उष्मा निकल सकती है लेकिन कभी भी अवशोषित नहीं होती है। क्या ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा नंबर कहता है कि वो ध्वनि की आवाज उत्पन्न हो सकती है, क्या ये गलत है। या तीसरा कहता है रंग परिवर्तन हो सकता है, क्या ये गलत है। या चौथा कहता है कि इसमें गैस निकल सकती है, क्या ये गलत है। गलत स्टेटमेंट है को आपको हम बता देते हैं दोस्त कि इन चारों में गलत स्टेटमेंट जो है ये फर्स्ट नंबर है। जान लीजिए कि यहां तक तो सही है, उष्मा निकलती है, यहां तक सही है, लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती है, ये गलत है, ये नहीं मिलाना चाहिए। अवशोषित भी होती है, उत्सर्जित भी होती है रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ध्वनि भी निकलती है, आपको रंग भी परिवर्तन होता है, गैस भी निकलता है। ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है कि अवशोषित नहीं होता है, यही गलत स्टेटमेंट है। और यही मेरा क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पेंगुइन के लिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। जी हाँ, गलत स्टेटमेंट चुना है पेंगुइन के लिए। तो पेंगुइन पहला देख लीजिए कह रहा है कि वे एक साथ झुंड में रहते हैं, क्या ये गलत स्टेटमेंट है। क्या पेंगुइन अकेले रहते हैं, झुंड में नहीं रहता है, रहता है, झुंड में रहता है दोस्त। चलिए दूसरा नंबर देखिए, कहता है कि वे तैर नहीं सकते हैं, क्या ये गलत स्टेटमेंट है। या तीसरा नंबर कह रहा है कि उनके पैर जालीदार होते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि उनका शरीर जो है सुव्यवस्थित होता है। दोस्त गलत स्टेटमेंट है क्या, ध्यान रखिएगा। इन चारों में से गलत स्टेटमेंट जो है ये सेकेंड नंबर मेरा है, क्या कि वे तैर नहीं सकते हैं, ये गलत है। पेंगुइन अच्छी तैराक होती है, ध्यान रखिएगा। उनका शरीर ये क्या होता है कि एक सही स्ट्रक्चर में बना होता है, पैर भी जालीदार होते हैं और वे हमेशा झुंड में रहते हैं। पैर जालीदार होने की वजह से वो पानी में अच्छा तैराक होता है, अच्छी तरह से अंदर तक वो तैर सकता है पेंगुइन जो होता है सो, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये गलत स्टेटमेंट मेरा सेकेंड नंबर जो होगा वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी जलवायु का दे दिया कि संक्षेप में वर्णन करता है। जी हाँ, रेगिस्तानी जलवायु किस तरह की होती है ये इसमें आपको चुनना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या कह रहा है कि गर्म और आर्द्र होता है रेगिस्तानी जलवायु जो होता है, क्या ये है। या दूसरा नंबर कह रहा है इसमें आपको कि शुष्क और आर्द्र होता है, क्या ये है। या तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि गर्म और शुष्क होता है, क्या ये है। या चौथा नंबर कह रहा है कि गर्म और आर्द्र होता है। दोस्त होता क्या है रेगिस्तानी जलवायु। आप रेगिस्तान में अगर गए होंगे तो आपको बता देते हैं कि गर्म गर्म हवा चलती है, वो शुष्क हवा होती है, उसकी हवा भी गर्मी आपको महसूस कराएगी, ठंड महसूस नहीं कराएगी। ठीक है, क्योंकि उसके हवा में क्या होता है कि नमी नहीं होता है, आर्द्र नहीं होता है, शुष्क होता है, सूखा हुआ हवा होता है, उससे भी आप गर्मी महसूस कीजिएगा। तो गर्म और शुष्क होता है, ड्राई होता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे दिया कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, ये इसमें हमको पहचानना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला कहता है कि ध्रुवीय क्षेत्र है।
दूसरा कहता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, या तीसरा नंबर आपको कहता है कि समशीतोष्ण क्षेत्र है, या चौथा कह रहा है कि तटीय क्षेत्र है। दोस्त सबसे ठंडा क्षेत्र है कौन धरती पर? ठीक है, पृथ्वी सबसे ठंडा क्षेत्र वही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ये ध्रुवीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? ध्रुवीय क्षेत्र को पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? आपको पता है कि ध्रुवीय क्षेत्र में टेम्परेचर जो होता है लगभग आपको -37-40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहां सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगा। यहां तक कि जितने ओशियंस होते हैं दोस्तों, वहां भी ओशियंस के ऊपर क्या होता है, आपको बर्फ का लेयर बिछा होता है। वहां जो है समुद्र जो होती है या आपकी नदी जो होती है बिल्कुल जम जाती है, उसके ऊपर क्या होती है कि बर्फ जमी रहती है और नीचे पानी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, वहां सबसे पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र को ही माना जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि आग लगने की व्यवस्था में क्या होता है कि आपका फायर अलार्म जो है आमतौर पर जो है धुएं का पता लगाती है। ठीक है, तो कमरे में फायर अलार्म कहां लगा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। कहता है कि फायर अलार्म जो है आपके दरवाजे के पास लगा होता है, क्या वहां लगा होता है? या दूसरा कहता है फर्श पे लगा होता है, या तीसरा नंबर कह रहा है कि किसी भी दीवार पे लगा होता है, या चौथा कह रहा है छत पे लगा होता है। दोस्त लगा कहां होता है? फायर अलार्म सिस्टम जो होता है वो धुएं को क्या करता है कि डिटेक्ट करता है। जब भी आपके घर में आग लगेगा धुएं को डिटेक्ट करके वो बजना शुरू करेगा, तो उससे पता लग जाएगा कि कमरे में आग लगी हुई है। फायर अलार्म डिटेक्ट, बहुत छोटे से स्मोक को भी वो डिटेक्ट कर लेता है और बजना शुरू कर देता है। आखिर लगाते कहाँ है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि दोस्त ये छत पे लगाते हैं। फोर्थ नंबर, अब ध्यान रखिएगा, छत पे कहने का क्या मतलब? सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर चल गए छत पे, वहां नहीं। कमरे का जो होता है सेलिंग, जिसमें पंखा लगाते हैं, उसी पे फायर अलार्म डिटेक्टर लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सीढ़ी से चढ़ के चले गए ऊपर छत पे, छत पे आसमान को दिखाने के लिए जो फायर डिटेक्टर लगा देता है, नहीं, वहां नहीं लगाते हैं। जहां पंखा हम लोग लगाते हैं वहां पे क्या किया जाता है कि फायर अलार्म डिटेक्टर लगाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि जड़ों द्वारा जो है अधिकतम अवशोषित करने के लिए मिट्टी में पानी और खनिज की उपलब्धता होती है। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं? खनिज और लवण को क्या करते हैं कि मिट्टी से अवशोषित करते हैं, लेकिन वो खनिज लवण किस लेयर में होता है यही हमको इसमें जो है क्या ऑप्शन को चुनना है। पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है कि बी क्षितिज में क्या होता है, मिट्टी के लेवल होता है, ए बी सी क्षितिज करके होता है, ओरिजेंटल में होता है। तो उसमें क्या होता है कि बताना है किस लेवल में होता है उसका खनिज लवण जो होता है। पहला कह रहा है इसमें बी क्षितिज में, तीसरा आपको कह रहा है सी क्षितिज में, और पहला कह रहा है आपको ए क्षितिज में, और चौथा इसमें कह रहा है आपको कि मिट्टी की सतह पर होती है। दोस्तों होती कहाँ है? तो मिट्टी की सतह पर तो होती नहीं है। क्या होता है, मिट्टी के सतह की जब थोड़ा सा नीचे आइएगा, माटी को खनिएगा, पहला लेयर प्राप्त होता है, वो फर्स्ट ए क्षितिज होता है। उसी में क्या होता है कि खनिज लवण होता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ए क्षितिज में खनिज लवण उपस्थित होता है, जहां से पौधे क्या करते हैं कि खनिज लवण को जड़ के माध्यम से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? पौधे में जाइलम करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि मृदा संरक्षण उपाय का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना होता है? जी हाँ, मृदा संरक्षण हम करते हैं तो वह किस उद्देश्य से करते हैं यही हमको बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला कहता है कि पौधे के बचाव के लिए मृदा का संरक्षण करते हैं, या दूसरा नंबर कहता है कि ऊपरी मृदा का जो है बचाव के लिए मृदा संरक्षण करते हैं, या तीसरा कह रहा है इसमें कि उप मृदा, या चौथा इसमें कह रहा है कि मृदा जीव उसको बचाने के लिए। इन चारों में से किसे बचाव के लिए, किसकी रक्षा के लिए दोस्त मृदा संरक्षण किया जाता है? ध्यान रखिएगा, मृदा संरक्षण क्या कि पानी बरसात उरसात होती है तो मृदा मिट्टी जो होती है वो कट करके बहाव में क्या होती है कि वो चली जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका मिट्टी जो ऊपर का होता है वो क्या होता है कि टूट करके बरसात में पानी के सहारे वो बह करके चली जाती है। तो वो बह करके ना जाए उसके लिए जो है मृदा संरक्षण किया जाता है, घास पेड़ पौधे लगा दिया जाता है। तो वो मृदा का ऊपरी भाग होता है, मिट्टी का ऊपरी भाग होता है, यानी ऊपरी मृदा कहते हैं उसको। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है कि कभी कभी जब हम क्या करते हैं कि भारी व्यायाम कर लेते हैं,
या ज्यादा काम कर लेते हैं या दौड़ लेते हैं तो मांसपेशियों की कोशिका में अवायवीय शोषण होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन का शोषण शुरू हो जाता है। उस क्रिया के दौरान क्या बनता है हमारे शरीर में, आप दौड़िएगा तो शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन को कमी करने के लिए दिल जो है धक 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 ये क्या होता है कि काफी तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, वहां तक के ब्लड को जल्दी जल्दी पहुंचाना के काम करता है ये ब्लड हार्ट जो होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके दौरान क्या होता है कि क्या बनता है हमारे शरीर में। चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला कहता है कि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है। दूसरा नंबर कह रहा है आपको कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तीसरा नंबर इसमें कह रहा है आपको कि लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और चौथा इसमें कह रहा है कि केवल और केवल आपका लैक्टिक एसिड ही बनता है। दोस्त बनता क्या है ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि जब भी आप ज्यादा हार्ड वर्क कर लीजिएगा या ज्यादा दौड़ लीजिएगा, ठीक है, या एक्सरसाइज ज्यादा कर लीजिएगा तो आपके शरीर में क्या होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है। केवल लैक्टिक अम्ल ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल लैक्टिक अम्ल बनेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ समय के बाद आपके मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि खमीर का उपयोग वाइन और बियर के उद्योगों में किया जाता है। जी हाँ, शराब वराब जो बनता है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है खमीर का। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि यह शोषण करता है। किस प्रकार का शोषण करता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको कहता है कि एरोबिक रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, क्या ये करता है। या दूसरा नंबर कहता है कि क्या कर रहा है दोस्त, दूसरा नंबर कह रहा है आपको कि एरोबिक रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है, क्या ये हो सकता है। या तीसरा नंबर कह रहा है इसमें, तीसरा नंबर एनारोबिक रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है, एनारोबिक रूप से। या चौथा आपको कह रहा है कि एनारोबिक रूप से आपको कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि दोस्त खमीर जो होता है वो आपको एनारोबिक रूप से शोषण क्रिया करता है, जिसमें अल्कोहल का उत्पादन करता है वो, ठीक है, एनारोबिक रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको इसमें दे दिया कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां चलती है, हमारे अंदर जो होती है पसलियां वो चलती है जब सांस हम छोड़ते हैं। जैसे यह सांस छोड़ दिए, सांस जब सांस लेते हैं तो ऊपर उठता है, जब सांस छोड़ते हैं तो वो नीचे जाता है, मतलब नीचे की ओर अंदर की ओर जाता है। पसलियां जो चलती है वो नीचे और अंदर की ओर चलती है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि सांस लेना एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, सांस लेना एक प्रक्रिया है जो क्या करता है हमारे शरीर में, क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है, क्या ये करती है। या दूसरा करता है कि ऊर्जा मुक्त करने के दौरान क्या करती है कि भोजन को तोड़ देती है। या तीसरा नंबर कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। या कोशिका में क्या है कि पानी पैदा करती है। दोस्त श्वसन से सांस लेने की क्रिया में हमें होता क्या है, देखिए आपको इसी चारों में से ऐसे जोड़े चुनने हैं जो श्वसन क्रिया के दौरान सत्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि सांस जब लेते हैं तो क्या करते हैं, सांस लिए शरीर को ऑक्सीजन दिए, तो क्या करते हैं शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ना सांस लेते हैं। तो ये तो पहला जान लीजिए कि पहला नंबर तो सही होगा। उसके बाद दूसरा में कहता है कि ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन को तोड़ती है, नहीं भोजन को नहीं तोड़ती है दोस्त। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा कहता है कि शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा दिलाती है। तो जी हाँ, क्योंकि सांस लिए शरीर के अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, दोबारा सांस छोड़ते हैं तो ये शरीर को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है शरीर से बाहर देता है और फिर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम ऑक्सीजन दोबारा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी छुटकारा दिलाता है। यानी इसमें जो होगा ये फर्स्ट और थर्ड नंबर मेरा करेक्ट होगा। ऑप्शन में चुन लीजिए कि फर्स्ट और थर्ड है इसमें को, तो फर्स्ट और थर्ड जो होगा ऑप्शन ये थर्ड नंबर में ही है, फर्स्ट और थर्ड। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्त, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस पेशेंस रखिएगा, ये एक बात ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं एग्जाम में, वरना हड़बड़ी में सारा गड़बड़ करके सत्यानाश करके आ जाइएगा। इसलिए पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं आता है क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में देख लेंगे, जो आ रहा है आराम से उसे बना लेंगे,
नेगेटिव चांस नहीं लेना है, बाद में उसको डिसाइड करना है हमें कि हमने कितना करेक्ट किया है, कितना नहीं किया है, फिर उसको बाद में डिसाइड करके उस पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको इसमें कह रहा है कि मछलियां गलफारे की मदद से सांस लेती है। बिल्कुल लेती है, जिसमें रक्त वाहिकाएं क्या होती है कि भरपूर मात्रा में होती है। गलफारे में मछली की मदद से क्या करते हैं, मछली जो है गलफारे की मदद से क्या करता है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि मछली गलफारे से क्या कर सकता है कि हवा से ऑक्सीजन लेता है। हवा से ऑक्सीजन, तो मछली तो हवा में होता नहीं है, तो हवा से ऑक्सीजन कहां से लेगा, ये गलत है। दूसरा नंबर देख लीजिए, कहता पानी में घुली ऑक्सीजन को लेता है, तो ये हो सकता है मे बी। चलो आगे पढ़ लेते हैं। आगे थर्ड नंबर में आपको कह रहा है कि पानी में मौजूद पोषक तत्व को अवशोषित करता है, ये भी हो सकता है मे बी। चलो आगे देखते हैं, पानी में है तो। चौथा नंबर कह रहा है इसमें कि पानी में अपशिष्ट पदार्थों का छानने का काम करता है। क्या मछली का यही काम बच गया है, जब पानी में अपशिष्ट पदार्थ को छानेगा, हम लोग गंदा करेंगे, मछली छानेगा? नहीं, नहीं करता है। ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि पानी में H2O होता है। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। जब मछली पानी को लेता है तो वो गलफारे के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को छानने का काम करता है, फिर वो बुलबुले के द्वारा, सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है बाहर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को छानने का काम करता है, लेने का काम करता है मछली जो होती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। यह है अपना लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि केचुए और मेढक अपनी त्वचा में से क्या करते हैं कि सांस लेते हैं। जी हाँ, मेढक जान लीजिए और केचुए। आपको कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो त्वचा से सांस लेते हैं, तो केचुआ और मेढक ही क्या है कि सांस लेते हैं। अब पूछा भी गया है ये क्वेश्चन आरआरबी में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, उनकी त्वचा क्या होती है, त्वचा से सांस लेते हैं तो उनकी त्वचा किस प्रकार की होती है, यही ऑप्शन में हमें चुनना है। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि उसकी त्वचा नम और खुरदरी होती है। क्या ये होती है? दूसरा नंबर कह रहा है कि उसकी त्वचा सूखी और खुरदरी होती है। क्या ये होती है? या तीसरा नंबर कहता है कि सूखी और चिपचिपा होती है उसकी त्वचा। या चौथा कह रहा है कि नम और चिपचिपी होती है। क्या होती है उसकी त्वचा? तो ध्यान रखिएगा, जो भी त्वचा से अपना शोषण करेगा उसका त्वचा हमेशा नम और चिपचिपा बना हुआ रहेगा। इसलिए क्या है कि मेढक और केचुए का त्वचा क्या होता है दोस्त कि नमी और जो है क्या होता है, चिपचिपी बनी रहती है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है एग्जाम्पलर से। एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन आपको सेट किया जाता है हर एक एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बीच तक के। इसलिए एग्जाम्पलर पढ़ना बहुत जरूरी है सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आपको लगता है कि बेनिफिट है, दोस्तों बेनिफिट तो है ही आपके लिए। अभी तो 7th क्लास चल रहा है तो इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहा है, अभी तो हमें 12th तक के जाना है। सोचिए कितना स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। मैं आपको बता रहा हूं काफी बेनिफिट होगा। 2-3 महीने हैं आपके एग्जाम के बचे हुए, 4 महीने, उसमें आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। अभी मेहनत करने की जरूरत है, सब कुछ छोड़ दीजिए, इधर उधर आना जाना, दोस्ती सब छोड़ दीजिए। अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, 4 महीने बाद फिर जो है लोगों को मना लीजिएगा, फिर आराम से दोस्ती चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं दोस्त कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं, नया लिंक डाला हुआ है, टेस्ट जाकर के दे लीजिए। फिर हम नेक्स्ट डे अगले आपका स्कोर कार्ड लेकर के आएंगे। स्कोर कार्ड ऐसे आ गया है, आप दूसरा वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, मिल जाएगा स्कोर कार्ड का। तो फटाफट टेस्ट दे लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।